welcome to Get Academy Plus. So today in the module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about the synchronous condenser. When we will use a motor as a synchronous motor as a synchronous condenser, then what exactly is going to be the nature of the power being delivered by the synchronous generator to the load, and how it will improve the power factor of the system. All these things we are going to discuss in today's lecture. सो देखिए, जब भी अपन पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं उसमें कि कैपेसिटर आप इंट्रोड्यूस करते हो पावर सिस्टम में, या जहाँ पे भी आपकी जो छोटी जो सिस्टम होगी उसमें टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम. एक्चुअली जब भी मैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करती हूँ तो बेटा आपको एक बात पता होना चाहिए कि जैसे कि सपोज अगर मैं बताऊँ कि मेरे पास एक कोई तो छोटा सा सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है और यहाँ पे मैंने एक लोड लगाया. क्या कनेक्ट किया? एक लोड कनेक्ट किया. ठीक है, और ये लोड है और इस लोड की कुछ तो डिमांड है. सपोज अगर मैं बोल दूं कि दिस इज माई लोड है तो लोड की डिमांड होगी पी एल प्लस वॉट जे टर्म्स ऑफ क्यू एल. इसका मतलब क्या? माई लोड इज डिमांडिंग सम ऑफ द एक्टिव पावर एंड इट इज डिमांडिंग सम ऑफ द रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सिस्टम और फ्रॉम द सप्लाई एक्चुअली. ठीक है, तो मैं बोलूँ कि सपोज अगर मेरे पास सप्लाई साइड है, क्या है मेरे पास है? सप्लाई साइड. ठीक है, और यहाँ पे जो सप्लाई साइड से जो पावर आएगी किसके लिए? ये लोड को फीड करने के लिए जो पावर आएगी सप्लाई साइड से, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एस एस, एक्चुअली सॉरी, दिस विल बी पी एस बिकॉज दिस इज एस एस. सो दिस विल बी सेंडिंग एंड एक्टिव पावर प्लस रिसीविंग एंड प्लस सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर. ठीक है, सो दिस पी एस will be equals to PL if I consider the ideal system, and this QS will be equals to what? QL if I consider the ideal system. That is, there are no losses in my system. I'm talking like this. लेकिन इसकी वजह से होगा क्या? देखिए, जब भी मैं इसकी बात करूंगा, कि इसकी SS की बात करूंगा, PS की बात करूंगा, QS की बात करूंगा, तो इसके करस्पॉन्ड अगर मैं बात करूं तो देखिए अपन को एक बात पता है. क्या पता है अपन को? सपोज अगर मैं इम्पिडेंस एंगल की बात करूँ या इम्पिडेंस ट्रायंगल की बात करूँ, सो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस एंड दिस इज व्हाट? इम्पिडेंस. इस टाइप से है. तो अगर मैं इम्पिडेंस का वैल्यू लिखूँ तो देखिए इम्पिडेंस किस टाइप से लिखा जाएगा? इम्पिडेंस विल बी जेड इज इक्वल्स टू आर प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स. इस टाइप से लिखा जाएगा. एक्सएल. समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, अगर दोनों साइड में इसको करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए क्या बन जाएगा. दिस विल बिकम आई मल्टीप्लाई बाय जेड इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय आर प्लस दिस इज नथिंग बट आई मल्टीप्लाई बाय व्हाट? एक्स. इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा. ठीक है, सिमिलरली तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? दिस इज नथिंग बट व्हाट? वोल्टेज अक्रॉस दिस टोटल इम्पिडेंस. सिमिलरली दिस विल बी व्हाट? मैं उसको ऐसा लिख रहा हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय आर प्लस व्हाट? जे मल्टीप्लाई बाय आई एक्स. इस टाइप से दोनों साइड को और मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूँ एक बार तो ये बन जाएगा मेरे पास वी जेड मल्टीप्लाई बाय आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर प्लस वॉट? जे टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर एक्सएल. इस टाइप से. सपोज अगर ये जो जेड होता, अगर सपोज मेरे पास लोड इंपिडेंस होता, क्या होता मेरे पास? सपोज अगर ये लोड इंपिडेंस होता तो ये जो आता मेरे पास, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इंपिडेंस. ठीक है, टोटल जो इंपिडेंस होता, सपोज अगर मैं इसको बोल दूं कि मेरे पास ये जो इंपिडेंस है, सपोज ये इस टाइप से रेजिस्टेंस है इस लोड का और रिएक्टेंस है इस लोड का, तो जब मैं इसको टोटल जब दिखाऊंगा इस टोटल लोड को तो देखिए इसमें क्या आने वाला है. जब मैं इसमें दिखाऊंगा टोटल तो देखिए इसमें क्या आने वाला बेटा? दिस इज आर एल लोड का रेजिस्टेंस और ये जो रहेगा मेरे पास दिस इज लोड का रिएक्टेंस. इस टाइप से. सो जब मैं जेड एल की बात करूंगा लोड इम्पिडेंस की, तो जेड एल इज इक्वल्स टू आर एल प्लस वॉट? जे टाइम्स ऑफ एक्स एल. इस टाइप से है. ठीक है, तो ये जो आता है आपके पास, दिस वुड हैव बीन नथिंग बट व्हाट? दिस वुड हैव बीन दी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इम्पिडेंस, या मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड. ठीक है, सिमिलरली दिस इज दी व्हाट? रेजिस्टिव पार्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड, दिस इज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड. इसका मतलब कि आपके पास जो वोल्टेज है उसमें दोनों पार्ट है, एक्टिव पार्ट भी और रिएक्टिव पार्ट भी. सिमिलरली जब मैं उसको और एक बार करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आया? दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज द अपरेंट पावर अक्रॉस दिस लोड. ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ इस टाइप से. ये जो लोड, ठीक है, तो ये जो लोड है, लोड का कौन सा कंपोनेंट होगा? दिस इज नथिंग बट एक्टिव पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द लोड. ठीक है, अगर मैं इसको लोड की वोल्टेज मान लूँ, लोड की पावर मान लूँ, तो और ये बन जाएगा आपके पास जे टाइम्स ऑफ व्हाट? क्यू एल. ये बन जाएगा आपके पास क्या? जे टाइम्स ऑफ क्यू एल. बात समझ में आएगी मुझे क्या बोलना है? ठीक है, इस टाइप से. तो देखिए अगर मुझे ना क्या करना है ना, कि मुझे अगर सपोज थोड़ा अगर मैं बात करूँ तो देखिए जब भी अपन किसी पावर सिस्टम की बात करते हैं, मतलब कि जो मैं बात करूँ कमर्शियल लोड्स जो होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, तो इनका जो भी कुछ बिलिंग सिस्टम होती है, तो उसकी बिलिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया जाता है उसमें क्या होता है, आपको एक्टिव रिएक्टिव पावर दोनों का बिल दिया जाता है. मतलब क्या ना, अपरेंट पावर का आप बिल देते हो उसमें. ठीक है, तो अगर आप अपरेंट पावर की उसमें बात करें तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा एक्चुअली,
एपरेंट पावर के केस में अगर बात की जाए तो इसमें पी एल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस व्हाट क्यू एल का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी डेट विल बी व्हाट एस एल। तो एस एल के करस्पॉन्डिंग मतलब जो उनका होगा के वी ए वाट वगैरह ऐसा कुछ जो भी कुछ होगा उसके लिए होगा, क्योंकि अपन जब छोटी सिस्टम्स की बात करते हैं रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो अपन का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है एक्चुअली इट इज इन टर्म्स ऑफ के डब्ल्यू एच, तो उसमें ना रिएक्टिव पावर का रोल नहीं आता है। लेकिन जब मैं बात करूंगा बड़ी बड़ी सिस्टम्स की तो उस टाइम पे ना आपको रिएक्टिव पावर का रोल आएगा। इसमें एक और बात अगर मैं बता दूं तो देखिए जब भी अपन बात करते हैं कि लॉसेस के बारे में, तो लॉसेस के बारे में किस स्टेप से आने वाला होता है चीजें, क्या बोल रहा हूं मैं, लॉसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए किस स्टेप से आने वाला होता है। इसको एक और तरीके से मैं समझा सकता हूं, ये जो लिखा मैंने कि वी जेड इज इक्वल टू आई आर प्लस वॉट जे टाइम्स ऑफ आई एक्सएल। तो देखिए इसको मैं एक और तरीके से आपको समझा सकता हूं कि जो आपके पास जो वोल्टेज होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो वोल्टेज होती है आपके पास और करंट होती है, तो इसी को अगर सपोज मैं इसी जो टर्म है इसको अगर मैं लिखूं तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, एस एल इज इक्वल टू पी एल प्लस वॉट जे टाइम्स ऑफ क्यू एल। एस एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एल मल्टीप्लाई बाय आई एल is equals to this is what, this is nothing but IL square multiplied by what RL plus J times of IL square multiplied by what XL। ये नहीं बताना था मुझे, ये तो अपन को पता है। मुझे क्या लिखना है कि RL को देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज करंट वगैरह, उसके टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो RL इज इक्वल्स टू व्हाट, RL इज इक्वल्स टू V बाय जेड कॉस। यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए उसका एक एंगल क्या लिखा जा सकता है, R इज इक्वल्स टू जेड टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह पे मैं फाई कर देता हूँ, क्योंकि ये जो एंगल आएगा यही पावर फैक्टर एंगल होगा अगर मैं वोल्टेज को जीरो पे मान लेता हूँ, ठीक है। सो आर एल इज इक्वल टू जेड टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ फाई स्टेप्स, और मैं इसी टर्म को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो दिस विल बिकम आई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर एल इज इक्वल टू, आर एल का वैल्यू फिर क्या बन गया आपके पास, दिस इज आई मल्टीप्लाई आर एल का वैल्यू क्या है, जेड टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ, क्या है, जेड टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ। और देखिए मैं आई का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू वी बाई जेड लिख सकता हूँ। अगर मैं इसी सर्किट के अगर सपोज करंट का वैल्यू पूछूँ और ये मेरे पास सपोज अगर वोल्टेज है तो दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपेडेंस विल गिव मी व्हाट करंट, ठीक है। और करंट का जो एंगल आएगा दैट इज नथिंग बट व्हाट कॉस फाई। तो अगर मैं इसमें आई का वैल्यू पुट करूँ तो दिस विल बिकम आई मल्टीप्लाई बाय वी बाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ से जेड कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम वी आई cos फाई, दिस इज व्हाट पी एल। सिमिलरली आप क्यू एल के लिए निकालोगे तो क्यू एल का वैल्यू आ जाएगा वी मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय व्हाट साइन फाई, इस टाइप से आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए इसको मैं और थोड़ा सिंपल तरीके से और कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा, ये होगा, ये आपको पता चलना चाहिए इसके लिए। तो देखिए आपके पास आ जाएगा एस एल इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय आई एल कॉस फाई, वी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, या ठीक है वी एल बोल देता हूँ, वी एल कॉस ऑफ फाई, ये लोड का पावर फैक्टर एक्चुअली, ठीक है, प्लस जे टाइम्स ऑफ प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ वी एल मल्टीप्लाई बाय आई एल मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ फाई एल। वी एल और आई एल को अगर सपोज में, हाँ या ठीक है मैं बस वी एल को कॉमन निकाल ले रहा हूँ, वी एल को अगर मैं कॉमन निकाल ले तो मेरे पास बन जाएगा आई एल कॉस ऑफ फाई एल प्लस जे टाइम्स ऑफ आई एल साइन ऑफ फाई एल, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आई एल को भी अगर कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा वी एल मल्टीप्लाई बाय आई एल, ये बन जाएगा क्या, कॉस ऑफ फाई एल प्लस जे ऑफ और साइन फाई एल। एक्चुअली देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है ना आपके पास, कौन सा वाला, ये वाला जो कंपोनेंट नजर आ रहा है आपके पास, आई एल कॉस ऑफ फाई एल प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ आई एल साइन फाई एल, ये क्या है एक्चुअली आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट आई एट एन एंगल फाई विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आई एल कॉस ऑफ फाई एल प्लस आई एल साइन ऑफ फाई एल, इस टाइप से, ठीक है। सपोज अगर मैं इसको क्या मान लूँ, सपोज अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ और इसको मैं बी नाम दे दूँ तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज ए प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ बी, इस टाइप से। और इसको सपोज अगर मैं सी बोल दूँ तो सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस व्हाट बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज अगर मुझे सी को कम करना है, क्या करना है मुझे, सपोज अगर सी को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, बी को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब बी को कैसे कम किया जा सकता है, बी देखिए आपके पास क्या है, बी इज इक्वल्स टू आई एल साइन ऑफ फाई एल, बी क्या आपके पास आई एल साइन ऑफ फाई एल। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो फाई एल है ना, फाई एल को अगर आप कम करोगे तो साइन फाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइन फाई कम होने की वजह से ओवरऑल जो आई एल साइन फाई एल कम टर्म है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब कि आपके पास ओवरऑल बी है, ए बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये बी कम हो जाएगा इसका मतलब कि सी का वैल्यू कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आई इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई एल का स्क्वायर प्लस व्हाट साइन ऑफ फाई एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई एल,
मल्टीप्लाई व्हाट आई एल। अगर ये कम हो गया तो बेटा ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। सिर्फ ये वाले टर्म कम होने की वजह से तो ऑब्वियस है कि ओवरऑल टर्म कम हो जाएगा। इस ओवरऑल टर्म कम हो चुकी है और इसने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस है कि आई आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियस आई आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आई कम होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए जो आपके सिस्टम में आई स्क्वायर आर लॉसेस की अगर जो बात की जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए जो आपके पास आई स्क्वायर आर लॉसेस जो होते हैं इसमें क्या हो जाएगा, आई कम हो जाएगा। आई कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास लॉसेस कम हो जाएगी, हीटिंग कम हो जाएगी, टेम्परेचर राइज कम हो जाएगा, कूलिंग सिस्टम का जो भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट लगता है उसको कूल करने के लिए वो अलग कम हो जाएगा, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इतने सारे एडवांटेजेस है कि अगर आप एक सिस्टम को अगर करंट को कम करा देते हैं, प्लस आप इफिशिएंसी की बात करते हो, सिस्टम की इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन की बात की जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, और लॉसेस कम हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। तो इतने बहुत सारे एडवांटेजेस है उसके। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कम होगी आपको पता है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके पास जो एसएल होगा इसके करस्पॉन्डिंग एसएल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एसएल इज नथिंग बट व्हाट, अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसएल इज नथिंग बट व्हाट, अगर ए ओवरऑल टर्म अगर आपके पास रिड्यूस हो रही है, ओवरऑल अरे यार भाई अगर ए कम हो रहा है तो ऑब्वियस है कि ए ओवरऑल टर्म कम हो जाएगी। इस टर्म के कम होने की वजह से आपके पास जो एसएल जो आएगा, एसएल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसएल कम होने की वजह से उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको बिल देना पड़ रहा था इसके पहले, डेट बिल विल गेट रिड्यूस, डेट बिल विल गेट व्हाट, रिड्यूस। तो इस पर्पस के लिए अपन सिंक्रोनस मोटर को क्या करने वाले, यूज करने वाले इस तरीके से कि वो क्या करे, आपके सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर है उसको क्या करे, कम करे। इसका मतलब क्या, तो मेन पावर द व्हेन, अब देखिए अब जो मैं बोलूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा, वेन एवर वी विल इंट्रोड्यूस अर सिंक्रोनस सिस्टम अर सिंक्रोनस मोटर इनटू द पावर सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस, या टू improve या टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर, then in that condition my synchronous motor will be run at no load. In that condition my synchronous motor will be what, it will be run as a no load motor. इसका मतलब क्या, जब मैं, क्योंकि देखिए आपके पास मोटर है तो मोटर का इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, आउटपुट क्या होगा आपके पास मैकेनिकल, मैकेनिकल पे मैं लोड कनेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन जो पर्पस है अभी सिंक्रोनस मोटर को यूज करने का, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पावर फैक्टर इंप्रूव करने का पर्पस है। अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करना है या रिएक्टिव पावर फ्लो आपको कंट्रोल करना है, दोनों पर्पस या दोनों में से किसी एक पर्पस के लिए अगर आप सिंक्रोनस मोटर को रन करा रहे हैं तो उसमें आप मोटर को क्या करोगे, नो लोड पर रन कराओगे। और जब आप सिंक्रोनस मोटर के एट नो लोड परफॉर्म कराओगे, एट नो लोड पे आप उसको रन कराओगे, और ये दो में से या दोनों अगर आपके मेन पर्पसेस है, वैसे अगर देखा जाए तो पावर फैक्टर इंप्रूव होने की वजह से रिएक्टिव पावर अपने आप इंप्रूव हो जाती है, मतलब कम हो जाती है रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब आप सिंक्रोनस मोटर को एट नो लोड पर रन कराओगे तो उसको तुम बोलोगे क्या, उसको तुम बोलोगे सिंक्रोनस कंडेंसर, उसको तुम क्या बोलोगे, सिंक्रोनस कंडेंसर। तो उसका डेफिनेशन लिखेगा आप, व्हेन, देखिए सिंक्रोनस कंडेंसर का डेफिनेशन क्या है, सिंक्रोनस कंडेंसर, when the prime function of synchronous motor, when the prime function of synchronous motor is to improve the power factor, या एंड कह सकते हो, एंड टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर, या टू इम्प्रूव या टू कंट्रोल द रिएक्टिव पावर फ्लो, टू इम्प्रूव द रिएक्टिव पावर फ्लो, then it's run at zero mechanical load. It is run at what? Zero mechanical load. It is run at zero mechanical load. Then that motor will be referred as a synchronous condenser. बात समझ में आ गई, ठीक है। When the prime function of synchronous motor is to improve the power factor, और you can say, और थोड़ा एंड मुझे जज नहीं बनाया है यहाँ पे, और to improve the reactive power flow, then it is run at zero mechanical load, then in that condition your motor will be referred as what, synchronous condenser. बात समझ में आ गई। अब देखिए अब इस पर्टिकुलर केस में जो आपका जो मोटर का जो ऑपरेशन होगा किस टाइप से होगा, क्योंकि देखिए अपन क्या करने वाले हैं, मोटर जो होगा, जब भी अपन मोटर की बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर इन पावर सिस्टम जनरली वी यूज इट एज अ लोड, जनरली वी यूज इट एट व्हाट, लोड।
तो देखिए अब अपन उसको जब भी अभी भी उसको लोड की तरह यूज करें, लेकिन उसका एक्साइटेशन इस तरीके से ऐड करेंगे या एडजस्ट करेंगे कि वो देखिए अपन को क्या करे, सिस्टम में पावर फैक्टर क्या करेगी, मतलब पावर को क्या करेगी, सप्लाई करेगी, और किस तरीके से करेगी उसको एक्साइटेशन एडजस्ट करके अपन उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए अपन यहाँ पे जो सिंक्रोनस मोटर को रन कराने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी रन एट होर एक्साइटेशन कंडीशन। पहले मैं उसका ग्राफ बता देता हूँ, उसके बाद अपन इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि उसका ग्राफ किस टाइप से आने वाला है। दिस इज फील्ड करंट, दिस इज आर्मेचर करंट। अब अपन जब उसको एट डिफरेंट पावर फैक्टर पे या डिफरेंट काइंड ऑफ और एक्साइटेशन, डिफरेंट एक्साइटेशन पे जब अपन मोटर को रन कराते थे, तो अपन को पता है कि उसका जो ग्राफ आते थे इस टाइप से आते थे, कुछ इस टाइप से आते थे, ठीक है। उसके बारे में बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे अपन ओ नहीं डिस्कस करने वाले। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको एट ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे, देखिए किस टाइप से उसको रन कराने वाले हो, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है ना कि जब मैं उसको प्योरली 90 डिग्री लैगिंग और प्योरली 90 डिग्री लीडिंग पे जब मैं उसको ऑपरेट कराऊंगा, मतलब कि प्योरली ओवर एक्साइटेशन पे या प्योरली अंडर एक्साइटेशन पे, तो देखिए उसका जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से। दिस विल बी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, इस टाइप से आने वाला होगा। बिल्कुल समझ में आ रही बेटा बात। और अपन उसको किस टाइप से रन कराने वाले, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे अपन उसको रन कराएंगे। दिस इज जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, ठीक है, एंड दिस इज जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिटी पावर फैक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज थोड़ा है यूनिटी पावर फैक्टर। बात समझ में आ गई इस टाइप से। तो अपन इसमें क्या करेंगे, अभी अपन अपने मोटर को है ना जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे ऑपरेट कराएंगे। तो इसमें क्या होगा ना, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर का रोल आएगा। और वैसे मैंने बोला है कि अपने जो मोटर होगी, दिस मोटर विल नॉट टेक एनी मैकेनिकल लोड। इट मीन्स व्हाट, मेरी जो मोटर होगी उसको कोई मैकेनिकल लोड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चन में वो दे देगा, तो उसका मतलब अपन उसका भी मैं बता दूंगा, मतलब कि मोटर उस टाइप से किस टाइप से मतलब रन कर रही है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो वाला केस थोड़ा अलग होगा, ठीक है, उसके बारे में मैं बता दूंगा कि जब अपन की मोटर लोड ले लेगी, तो मतलब लोड लेगी, तो उस टाइम पे उसका किस टाइप से बिहेवियर होगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, मेरे पास लोड है, तो बेटा देखिए ये जो लोड होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट लोड, इस टाइप से है। तो लोड क्या है आपके पास, एस एल इज इक्वल्स टू पी एल प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ क्यू एल प्लस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ क्यू एल, इस टाइप से। जब मैंने देखिए उधर लोड साइड के बारे में बात किया था, तो उस टाइम पे मैंने सिंक्रोनस मोटर को तो ऐड नहीं किया था अपने पावर सिस्टम में। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, अगर मैं पावर फ्लो या सपोज अगर मैं पावर ट्रायंगल बताऊं, तो इसका जो ये आया था आपके पास पावर ट्रायंगल, तो देखिए स्टेप से होता है, दिस इज लोड पावर, ठीक है, दिस इज रिएक्टिव पावर क्यू एल, इस टाइप से, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एपरेंट पावर एस एल, दिस इज व्हाट एपरेंट पावर एस एल, ठीक है। और आपको पता है क्या, पी एल अपॉन एस एल इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस फाई, इस टाइप से होता है, या क्यू एल अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू टेन फाई, ठीक है, इस टाइप से। सो दिस एंगल इज नथिंग बट व्हाट, फाई एल, दिस एंगल इज नथिंग बट व्हाट, फाई एल, इस टाइप से। अब मेरा जो मेन मकसद है वो क्या है कि मुझे ना रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करना है या पावर फैक्टर इंप्रूव करना है। जब अपन पावर फैक्टर इंप्रूव की बात करें, तो ऑब्वियसली उसमें रिएक्टिव पावर तो इंप्रूव होने वाले है, उसका वैल्यू तो कम होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस टाइम पे मैं क्या करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू रन माई मोटर एट लीडिंग पावर फैक्टर। क्या बोल रहा हूं मैं, माई मोटर विल बी रन एज एट लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए जब अपन सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, जब मैं सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूं, तो देखिए मोटर में क्या होता है आपके पास, ये जो मोटर होगी सपोज, ठीक है, सपोज अगर मैं सिंक्रोनस मोटर की बात करूं, तो मोटर क्या होगी, मोटर कुछ एक्टिव पावर लेती है, ठीक है। ये मैं उसको पीएम से इंडिकेट कर रहा हूँ, पीएसएम एक्चुअली बोलना चाहिए उसको। और दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूएस, सिंक्रोनस मोटर की रिएक्टिव पावर एंड सिंक्रोनस मोटर की व्हाट, एक्टिव पावर, ऐसा उसका मतलब है, ठीक है। अब मैं फिलहाल क्या बोल रहा हूँ, एट नो लोड पे मैं उसके बात कर रहा हूँ, तो देखिए नो लोड पे क्या होगा, उसको मैं बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूंगा, इसको सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा, जे टाइम्स ऑफ क्यूएसएम की। इसका मतलब क्या, देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कि माय सिंक्रोनस मोटर इज टेकिंग जे टाइम्स ऑफ क्यूएसएम, इसका मतलब क्या, इट इज टेकिंग रिएक्टिव पावर, इट इज टेकिंग व्हाट, रिएक्टिव पावर। और आपको याद होगा कि देखिए ये जो अपन प्लस जो साइन लिखते हैं प्लस जे क्यू, मतलब क्या, योर मोटर इज टेकिंग लैगिंग रिएक्टिव पावर, इट इज टेकिंग व्हाट, लैगिंग रिएक्टिव पावर। मुझे क्या करना है ना, मैं अपने मोटर को इस तरीके से एक्साइट करना चाहता हूं कि माय मोटर शुड ऑपरेट एट ए लीडिंग पावर फैक्टर। इट मींस दैट माय मोटर शुड टेक लीडिंग रिएक्टिव पावर। क्या बोल रहा हूं मैं, माय मोटर शुड टेक लीडिंग रिएक्टिव पावर। अब देखिए ये क्या कर रही है यहाँ पे, इट इज टेकिंग लैगिंग रिएक्टिव पावर, माय मोटर इज टेकिंग व्हाट, लैगिंग रिएक्टिव पावर। अगर आपकी मोटर लीडिंग रिएक्टिव पावर ले रही है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, माइनस जे टाइम्स ऑफ क्यूएसएम, माइनस व्हाट, जे टाइम्स ऑफ क्यूएसएम। इसमें केस में क्या होगा, योर मोटर इज टेकिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर,
क्यों? क्योंकि नाउ यू आर ऑपरेटिंग योर मोटर एट ए लीडिंग पावर फैक्टर पे। और ये वाला कब आता है प्लस जे टाइम्स ऑफ यूएसएम, तब आता है जब आप अपने मोटर को कहाँ पे ऑपरेट करा रहे लैगिंग पावर फैक्टर पे, और मैं कह सकता हूँ क्या अंडर एक्साइटेशन पे। चाहे तो मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, दिस इज अंडर एक्साइटेशन, क्या है, दिस इज नथिंग बट अंडर एक्साइटेशन, दिस इज नॉर्मल एक्साइटेशन एंड दिस इज व्हाट ओवर एक्साइटेशन, दिस इज व्हाट ओवर एक्साइटेशन। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो देखिए ये वाला जो रीजन है, इसमें से अगर आप कहीं पे भी अगर आप अपने मोटर को अगर रन कराते हैं, ये वाला जो रीजन है सपोज, इस रीजन में अगर अपन कहीं पे भी अपने मोटर को रन कराते हैं ना, तो उसमें क्या होने वाला था, मोटर का जो पावर फैक्टर होता है कैसे होता है, लैगिंग होता है। अगर आप उसको इस रीजन में अगर क्या करने वाले ऑपरेट कराने वाले, तो इसमें जो मोटर का पावर फैक्टर आएगा वो कैसा होगा, लीडिंग होगा। लेकिन अपन मैकेनिकल लोड लिए ही नहीं, तो भाई जो भी कुछ पावर आएगा, जो भी कुछ एक्साइटेशन की करस्पॉन्डिंग बात चलेगी, दैट विल बी ओनली लीडिंग पावर फैक्टर की बात चलेगी। कौन से लीडिंग पावर फैक्टर की, और वो कौन सा लीडिंग, जीरो पावर फैक्टर, जीरो की भी यार एक्टिव पावर है ही नहीं, तो मतलब जो भी पावर फैक्टर आएगा दैट विल बी 90 डिग्री आएगा, ठीक है। मतलब एंगल जो आएगा पावर फैक्टर एंगल दैट विल बी 90 डिग्री, क्योंकि पी का कंपोनेंट है ही नहीं है। बात समझ में आ गई इस टाइप से। तो मैंने बोला कि जब मेरी मोटर को अंडर एक्साइटेशन पर रन कराऊंगा तो उसमें क्या करेगी मोटर, लैगिंग रिएक्टिव पावर लेती है। जब मैं उसको ओवर एक्साइटेशन पर रन करा रहा हूं तो मेरी मोटर कौन सी रिएक्टिव पावर ले रही है, लीडिंग रिएक्टिव पावर ले रही है। देखिए मैं लीडिंग रिएक्टिव पावर ले सकता हूं, इसका मतलब क्या, आई कैन गिव लैगिंग रिएक्टिव पावर, आई कैन गिव व्हाट, लैगिंग रिएक्टिव पावर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सेम कैपेसिटर के भी केस में होते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर टेक्स लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड इट गिव्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। सेम केस इंडक्टर के भी इसमें होता है, इंडक्टर टेक्स लैगिंग रिएक्टिव पावर एंड इट गिव्स लीडिंग रिएक्टिव पावर। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या, जहां पे ज्यादा लीडिंग रिएक्टिव पावर है उसको कम करना है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऐसा लीजिएगा कि वो लैगिंग रिएक्टिव पावर दे सकता है, तो कैपेसिटर ले लीजिएगा। सिमिलरली जहां पे लीडिंग रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी वहां पे किसको दे दीजिएगा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ ले लेगा कि जो लीडिंग दे सकता है। तो इंडक्टर लीडिंग दे सकता है, लैगिंग ले सकता है। सेम बात यहीं पे भी, यहाँ पे क्या है, दिस इज टेकिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर, इसका मतलब क्या, इट इज गिविंग लैगिंग रिएक्टिव पावर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको केस 2 बोल देता हूं, चाहता हूं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको केस 2 बोल देता हूं। अब केस 2 इसके लिए क्योंकि नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग सिंक्रोनस मोटर इन माय पावर सिस्टम इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर और टू इंप्रूव द रिएक्टिव पावर फ्लो। बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं एक सिंक्रोनस मोटर को क्या कर रहा हूं बेटा, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, इस टाइप से। सो दिस इज नथिंग बट सिंक्रोनस मोटर। बात समझ में आ गया आपके पास, ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर क्या कर रही है, योर मोटर इज टेकिंग माइनस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस एम, इट मीन्स इट इज गिविंग प्लस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस एम, इट इज गिविंग व्हाट, प्लस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस एम। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखिए तो मैंने देखिए वहां पे क्या बोला था, मैंने बोला था कि जितनी मेरी लोड की डिमांड है पी एल प्लस व्हाट जी टाइम्स ऑफ क्यू एल, दिस डिमांड विल बी सप्लाइड बाय व्हाट, दिस सप्लाई साइड, दिस डिमांड विल बी सप्लाइड बाय व्हाट, दिस सप्लाई साइड। इसका मतलब क्या, पी एस वॉज इक्वल्स टू पी एल, और मैंने आपको बोला भी था कि क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू एल, अगर मैं लॉसलेस सिस्टम कंसिडर कर लूं तो ऐसा मैं उस टाइम पे भी बोला था। अब देखिए होगा क्या, अगर मैं वहां पे पावर बैलेंस इक्वेशन की बात करूं, मतलब क्या दोनों पावर को अगर मैं इक्वेट करूं तो देखना पड़ेगा कि अपन को सप्लाई साइड से कितना आ रहा है, और जो रिएक्टिव पावर या जो मैंने लोकली वहां पे जो कुछ इंस्टॉल किया है, जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस कि जिसके जरिए मैं उसको पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहा हूँ, मतलब सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए इसमें अपन देखते हैं कि अभी देखिए जो आपके पास इसके पहले मतलब वहां पे जो पावर आ रही थी पहले केस में वो कितनी आ रही थी, पी एस प्लस व्हाट जे टाइम्स ऑफ क्यू एस। इतनी रिएक्टिव पावर कहां से आ रही थी मेरे भाई, सप्लाई साइड से आ रही थी। कितनी सप्लाई साइड से आ रही है, अभी भी मैं मान के चलता हूं कि सप्लाई साइड से इतनी आ रही है, लेकिन इसमें देखना कि रिएक्टिव पावर ये जो होगा ना ये बदल जाएगा, इसका वैल्यू देखिए कितना बदल जाएगा, क्योंकि इसी को तो अपन को इंप्रूव करना है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का मतलब क्या, मैंने तो उसी टाइम पे बोला ना, वी वांट टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सप्लाई साइड। लोड में बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होगा, लोड की जितनी पावर है उसको उतनी देनी ही पड़ेगी, लोड के पावर में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना है, जो सप्लाई साइड से जो करंट आने वाली उस करंट को कम करना है, उस करंट के करस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर होगा उसको कम करना है, उस पावर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टिव पावर आएगी उसको तुम्हें कम करना है। तुम्हें लोड साइड के एक भी पैरामीटर को चेंज नहीं करना है, इसको पूरा मतलब रगो रगो में बसा लो। क्योंकि अगर आप यहां पे गलती कर दिया, मतलब बोलोगे कि मुझे पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, मतलब किसका करना है भाई, लोड का नहीं करना है, किसका करना है, सप्लाई साइड का करना है। क्योंकि सप्लाई साइड को तो बहुत सारे और भी, क्योंकि उसी सप्लाई को तो और भी बहुत सारे कुछ मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, वो शायद वहां से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे, बहुत सारे फैक्ट्रीज होंगे, तो उनको भी देना पड़ रहा होगा उसको, तो उसके लिए इसको ये करना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये रहेगा इस टाइप से। तो मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है, बाय इंस्टॉलिंग सिंक्रोनस मोटर इनटू द पावर सिस्टम, नाउ आई एम रिड्यूसिंग द सप्लाई साइड रिएक्टिव पावर। ये देखिए कितना रिड्यूस होगा। देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पावर बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ से कितनी आ रही है, टोटल एक्टिव पावर कितनी आ रही है। देखिए मैं पूरा का पूरा पहले लिख देता हूँ, पी एस प्लस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस, ये सप्लाई साइड है, और ये देखिए ये भी उसमें एंटर कर रहा है, प्लस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस एम इज इक्वल्स टू ये लोड की जितने पावर होगी, ये इज इक्वल्स टू लोड की जितने पावर होगी ये प्लस व्हाट क्यू एल। इस टाइप से आ रही बेटा बात।
देखिए अगर मैं दोनों साइड के अगर मैं पावर को अगर मैं इक्वेट करा दूं तो देखिए कितना आएगी। ये किस टाइप्स के लिए चल रहा है कि जब लॉसेस सिस्टम की चली हुई बात चले तब। सो दिस विल बी पी एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पी एल। इसका मतलब क्या, इसके पहले जो भी कुछ रिएक्टिव पावर आ रही थी आपके सिस्टम में, सॉरी जितनी एक्टिव पावर इसके पहले आ रही थी, अभी भी कितनी उतनी एक्टिव पावर है, अभी भी क्या है उतनी एक्टिव पावर है। आप देख सकते हैं कि इसके पहले कितनी आ रही थी, पी एस इज इक्वल्स टू पी एल और क्यू एस इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू एल। अब देखते हैं कि उसमें क्यू एस का वैल्यू एक्चुअली कितना आने वाला है। अब देखते हैं कि उसमें क्यू एल का जो वैल्यू होगा वो कितना आने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो क्यू, देखिए ये जो है मेरे पास क्यू बार या क्यू एस प्लस व्हाट, क्यू एस एम, दिस इज इक्वल्स टू क्यू एल। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको, दिस इज इक्वल्स टू क्यू एल माइनस क्यू एस एम। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, ओनली दिस मच रिएक्टिव पावर विल बी सप्लाइड बाय व्हाट, सप्लाई साइड। मतलब क्या, सप्लाई साइड की रिएक्टिव पावर भी चेंज हो गई। अगर आपको उसको और भी चेंज करना है तो देखिए, अगर आपको इसको अगर चेंज करना है तो आपके अंडर में चेंज करने वाला पैरामीटर कौन सा है, ये इसका एक्साइटेशन चेंज कर दो आप, क्योंकि इसका एक्साइटेशन जितना चेंज करोगे उसके करस्पॉन्डिंग कौन चेंज होगा, ये कम चेंज होगा। ये चेंज होने की वजह से कौन चेंज हो जाएगा, क्यूएसएम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर आपको सप्लाई साइड का मतलब इस साइड का अगर पावर फैक्टर चेंज करना है तो इसको चेंज करना चाहिए, और ये तभी चेंज हो सकता है जब आप इसको चेंज करोगे, क्योंकि QSM is the difference of QL minus what, QSM। और QL आपके पास चेंज नहीं हो सकता, QL को तुम चेंज कर ही नहीं सकते। तुम किसको चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज QSM, और QSM को चेंज करके आप अपने आप देख सकते हो कि QS चेंज हो जाएगा, मतलब सप्लाई साइड रिएक्टिव पावर चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ जाएगी। कल जाके अगर सपोज उसने बोल दिया, किसने, सपोज अगर जो क्वेश्चन में जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है, सपोज अगर उसने बोल दिया कि QSM का वैल्यू कितना होना चाहिए, या QSM सपोज अगर मैं बात करूं QSM का एक्चुअल वैल्यू देखिए, अगर सपोज मैं ऐसा लिखूं QSM इज इक्वल्स टू क्यू एल माइनस वॉट, क्यू एस, इस टाइप से, सपोज ये इस टाइप से, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ये क्या आपके पास, दिस इज द रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड, दिस इज व्हाट रिएक्टिव पावर ऑफ द सप्लाई साइड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपन को देखना है, ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, क्यूएसएम। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये जो सेकंड साइड जो डिफरेंस आ रहा है ये कौन सा होगा, ये जो होगा ना आपके पास, ये सेकंड वाला बोल दीजिएगा। ये कब, जब आपने उसको इंप्रूव कर दिया तब की बात, मतलब क्या वैरिड कर दिया तब की बात। आप चाहे तो उसको क्या नाम बोल सकते हो, उसको तुम बोल सकते हैं कि P1 बोल दीजिएगा, उसको फर्स्ट कंडीशन के लिए बता दीजिएगा। जब मैं उसका ये बताऊंगा आपको फेजर डायग्राम, या उसका जब मैं वेक्टर फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करूंगा तब बता दूंगा आपको। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, क्लियर होगा किस टाइप से होने वाला है। और एक QL क्या था, ये रिएक्टिव पावर थी पहले केस के लिए, मतलब कि उस टाइप के लिए। आप इसके बारे में ज्यादा वरी मत कीजिएगा, नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने पहले केस से क्या लिखा था, उस केस से आपको शायद अगर आप वहां से रिकॉल कर पाए रहे, मैंने लिखा था QS इज इक्वल्स टू व्हाट, QL। तो ये जो था आपके पास, ये जो सप्लाई साइड से आ रहा था उस टाइम पे, दिस वाज इक्वल्स टू QS1 एंड दिस वाज QL। तो QL का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दिया तो मेरे पास बन जाएगा QS1 माइनस व्हाट, QS2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, QSM। बात समझ में आ गई। और QS1 क्या है, दिस वाज द रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सप्लाई साइड इन द फर्स्ट केस माइनस रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सप्लाई साइड इन द सेकंड केस। मतलब क्या, उस टाइम पे जो रिएक्टिव पावर आ रही थी वो रिएक्टिव पावर, और अभी जो उसमें जो रिएक्टिव पावर वैरी करने के बाद, सिंक्रोनस मोटर का जो एक्साइटेशन उसको वैरी करने के बाद अभी जो आ रही, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उतनी रिएक्टिव पावर कौन देगा आपको, उतनी रिएक्टिव पावर देगा कौन, बिल्कुल सही, दैट मच रिएक्टिव पावर विल बी प्रोवाइडेड बाय सिंक्रोनस मोटर व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, सिंक्रोनस कंडेंसर। बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए इससे होगा क्या, आपके पास जो रिएक्टिव पावर आ रही है अभी जो रिएक्टिव पावर आ रही है QS, ये क्या हो गई, ये कम हो गई, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। तो ये QL आप देख सकते हो कि QS1 माइनस QM दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। तो ये क्या हो गया, इसमें से इसके पहले जो QS1 था उसमें से कुछ माइनस होने के बाद ये QS2 क्या हो गया, QS2 क्या हो गया, दिस इज रिड्यूस। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, QS1 सप्लाई साइड रिएक्टिव पावर इन द फर्स्ट केस वाज लार्जर देन सप्लाई रिएक्टिव पावर ऑफ सेकंड केस। इसका मतलब जब सेकंड केस में जो रिएक्टिव पावर आएगी वो क्या होगी, कम आएगी एज कंपेयर टू व्हाट, बिल्कुल सही, फर्स्ट केस का रिएक्टिव पावर। क्योंकि सेकंड केस में आपने क्या किया ना, आधी रिएक्टिव पावर आपने लोकली बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, या आप मैं कह सकता हूं कि बाय दिस मोटर आपने क्या किया, उसको आधी रिएक्टिव पावर इससे सप्लाई कर दी, इधर से जो आने वाली थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि बाकी का तो ये प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इन दोनों को मिलकर अपन को क्या मिलेगा भाई, उसके पहले एक ही प्रोवाइड कर रहा था, अभी दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे, तो ऑब्वियस है कि एक के ऊपर इसके पहले जितना बर्डन था वो कम हो गया थोड़ा, ऐसा उसका मतलब बनेगा, बिल्कुल सही है। अब अपन बात करते हैं उसके फेजर डायग्राम में क्या चेंज होने वाला है उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा एक दूसरा केस डिस्कस करूंगा कि जिसमें देखेंगे कि यहाँ पे अपन मोटर की बात, एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर जब मेरी सिंक्रोनस मोटर लेगी तो उस टाइम पे आप उसको किस टाइप से ये करने वाले हो, बात समझ में आ जाएगी। और उस टाइम पे अपन उसको ये नहीं बोलेंगे कि सिंक्रोनस कंडेंसर है, उस टाइम पे ओनली सिंक्रोनस मोटर इटसेल्फ इज एक्टिंग एज व्हाट, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस, ठीक है। तब उस टाइम पे बात करेंगे। देखिए भाई अब अपन उसके रिएक्टिव पावर का जो फेजर डायग्राम, मतलब उसका एक्चुअल जो फेजर डायग्राम है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके पहले जो मैंने ड्रॉ किया था भाई, इस टाइप से ड्रॉ किया था, क्योंकि मेरे पास पता था कि मेरे पास जो एक्टिव पावर आ रही थी किसके बराबर आ रही थी, लोड के लिए PL के बराबर आ रही थी, QS के लिए QS कितना आ रहा है, QL के बराबर। और ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला किसके लिए, लोड के लिए नहीं, सप्लाई साइड के लिए।
क्योंकि ऑब्वियस है यार, वही से तो पता चलेगा ना, लेकिन वहाँ पे देखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन को सप्लाई साइड के लिए भी ड्रॉ करने की बात करें तो भी अपन को एक बात पता चलेगा, क्या पता चलेगा अपन को ये बात ये पता चलेगा कि लोड की रिएक्टिव पावर में से जो टोटल अभी जो वहाँ पे रिएक्टिव पावर आ रही है ना, उसके लिए अपन को देखिए अभी जो सेकंड केस के लिए जो आ रहे हैं, मैं इसको चाहे तो केस 1 बोल देता हूँ, क्योंकि उसको मैंने केस 2 बोल दिया। तो ये क्या था, केस 1, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग सिंक्रोनस मोटर इनटू द पावर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या था ना, मतलब केस 2 में देखिए क्या आया था, केस 2 में जो बेटा आपके पास जो आया था ना, केस 2 में PS इज इक्वल्स टू PL इसके बराबर आया था, और QS इज इक्वल्स टू QL माइनस वॉट QSM इसके बराबर आ रहा है। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी जो रिएक्टिव पावर है ना उसके अपोजिट में एक्चुअली वो रिएक्टिव पावर आ रही है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर ये रिएक्टिव पावर ये दिखाया, तो ये वाला जो एक्चुअल जो रिएक्टिव पावर आएगा मेरे पास, देखिए इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, ठीक है। मतलब क्या इस QL में से, या सिंपल अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैं सेकंड केस के लिए अगर बनाऊँ तो एक्टिव पावर तो उतना ही मेरे पास PL ही है। अब क्या हो गया, QS में से मतलब ये कितना था आपके पास, QL वाज इक्वल्स टू QS इसके बराबर था ना भाई, इसके पहले देख सकते हो आप इतना था। अब इसमें से कुछ तो माइनस हो गया, QL में से QS से माइनस हो गया, इसका मतलब क्या, इसको जो इतनी हाइट थी ना उसमें से कुछ तो माइनस हो गया, तो मतलब इतना आ रहा है अभी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट, अभी जो सेकंड केस के लिए मैं बोलूंगा ना, आप चाहे तो उसको QL बोल सकते हो, QL माइनस व्हाट QSM इतना आ रहा है, और ये क्या बन जाएगा, अब इतना आ जाएगा आपके पास टोटल अपरेंट पावर। अब क्या आ जाएगा, टोटल अपरेंट पावर SL1 है, SL2 है, ठीक है। SL2 कहने से ज़्यादा बेटर होगा, आपके पास SS2 है। इसके लिए SS2 क्योंकि SL1 वाज इक्वल्स टू S1 इन फर्स्ट केस, क्योंकि दोनों तो सेम ही थे ना, आप देख सकते हो कि SS इज इक्वल्स टू, क्योंकि इस दोनों सेम है तो ऑब्वियस है ना यार, SS इज इक्वल्स टू SL, ऐसा होगा ही, बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए इसके टाइम पे जो था पावर फैक्टर इतना था, एंगल इतना था, अब क्या था, एंगल क्या हो गया, एंगल कम हो गया, फाई जो था आपके पास फाई L नाउ रिड्यूस्ड, फाई L रिड्यूस हो गया, बिल्कुल सही है। और रिएक्टिव पावर जो आ रही थी उसके टाइम पे देखिए वो भी क्या होगा, QL माइनस QSM इतनी होगी, मतलब कि इसके पहले QL थी, अब QL माइनस QSM, इसका मतलब क्या, अभी तो रिएक्टिव पावर कम होगी, रिएक्टिव पावर कम होगी, पावर फैक्टर एंगल भी क्या हो गया, कम हो गया। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखिए इसमें, अगर ये देखिए थोड़ा बेसिक अगर लगाए, देखिए पावर P इज इक्वल्स टू VI cos ऑफ फाई, इस टाइप से आता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए I इज इक्वल्स टू P अपॉन V cos फाई। अब क्या हो गया, cos फाई क्या होगा आपके पास, देखिए फाई क्या होगा, फाई रिड्यूस होगा, फाई रिड्यूस होने की वजह से क्या होगा आपके पास, cos फाई जो होगा, cos फाई क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज होगा, cos फाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज, cos फाई इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज होने की वजह से इधर देखिएगा क्या होने वाला है, करंट डिक्रीज होने की वजह से इधर नहीं, इधर लिखा है मैंने, ये वाला जो होगा आपके पास, ये वाला जो कंपोनेंट, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा यहाँ पे देखिए साइन फाई का जो फाई L है ना, फाई L रिड्यूस हो गया, फाई L रिड्यूस होने की वजह से साइन फाई ओवरऑल टर्म रिड्यूस हो गई, ओवरऑल टर्म भी रिड्यूस हो गई, और वहां पे आपने देखा कि करंट भी रिड्यूस हो गया, तो क्या होगा, ये ओवरऑल टर्म रिड्यूस होगी, ये ओवरऑल टर्म रिड्यूस होने की वजह से ए रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होने की वजह से ये रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, बी रिड्यूस हो गया, बी रिड्यूस होने की वजह से ए रिड्यूस हो जाएगा, ए रिड्यूस होने की वजह से करंट रिड्यूस हो गया, करंट रिड्यूस होने की वजह से ए रिड्यूस हो गया, रिएक्टिव पावर रिड्यूस हो गई, क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर रिड्यूस हो जाएगा, रिएक्टिव पावर रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, वहां पे अपन ने देखा है, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक सिंपल बात अगर मैं इसका अगर फेजर डायग्राम एक बार फिर से समझा दूं तो देखिए इसके पहले जो आपके पास पहले केस का जो एक्टिव पावर थी इतनी थी, PS इज इक्वल्स टू PL, लोड और लोड की पावर, इसकी पावर दोनों पावर सेम थी, इस टाइप से था, ठीक है। अगर आप उसको थोड़ा अलग तरीके से दिखाना चाहते हो तो ठीक है, इस टाइप से भी दिखा सकते हो, ये क्या था आपके पास QS था, ये क्या था आपके पास QS था, इस टाइप से था, और ये क्या था आपके पास SS था, ये क्या था आपके पास SS, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये था फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए आपने क्या किया, इस QS के अपोजिट मतलब उसमें से कुछ पावर आपने माइनस कर दी, ठीक है। ये QS की जगह पे मैं उसको QS इज इक्वल्स टू QL ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितनी सोर्स से आ रही थी पूरी की पूरी किसको मिल रही थी, लोड को मिल रही थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें से अब मैंने क्या कर दिया ना, उसमें कुछ तो मैंने ये देखिए रिएक्टिव पावर ऐड कर दी, किसकी, सिंक्रोनस मोटर की, और ये रिएक्टिव पावर का नेचर कैसा है, दिस इज लीडिंग रिएक्टिव पावर, और ये कैसे आपके पास लैगिंग रिएक्टिव पावर है, तो लैगिंग और लीडिंग इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगा, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन नीचे, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा, जिसकी ज्यादा बड़ी साइड मतलब जिसका जितना ज्यादा लेंथ होगा वो लेंथ क्या कर जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी, दिस इज मोर पॉजिटिव, दिस इज ये क्या आपके पास, दिस इज मोर पॉजिटिव एंड दिस इज लेस नेगेटिव, तो दोनों को ये मोर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा एक्चुअली, ये बन जाएगा आपके पास अभी QL, तो ये आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर एंगल फाई 2, और ये जो रहेगा आपके पास इसके पहले दिस इज व्हाट फाई 2, तो फाई 2 क्या है, कम है, फाई 1 कैसा आपके पास बहुत बड़ा है, फाई 1 बड़ा है, फाई 2 कैसा है, कम है, इसका मतलब क्या, फाई 2 कम होने की वजह से cos फाई 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, cos फाई 1 क्या होगा, कम होगा, और फाई 2 कम होने की वजह से उसके करस्पॉन्डिंग cos फाई बढ़ेगा, करंट कम होगी, रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, ये सब चीजें फिर बाद में आ जाएगी। बात समझ में आ गई, मैंने जो बोला इतना अभी तक,
ठीक है, ये रहा एक केस के जिसके बारे में अपन को पूछा जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, सिंक्रोनस मोटर एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर। इसमें मैकेनिकल लोड था का बिल्कुल नहीं। अब आपके पास जो कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे उस न्यूमेरिकल में क्या होगा ना, उस न्यूमेरिकल में ये होगा कि आपके पास जो रिएक्टिव पावर के साथ साथ वो है ना सिंक्रोनस मोटर एक्टिव पावर भी ले रही है, ऐसा कुछ बता देगा आपको। क्या बोल रहा हूं मैं, एक्टिव पावर भी ले रही है आपकी सिंक्रोनस मोटर, ऐसा कुछ बता देगा आपको। ठीक है, तो उसके केस में देखिए क्या होने वाला है, मैं उसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूं क्योंकि उसी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, तो अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा कि जब आप सिंक्रोनस मोटर, व्हेन सिंक्रोनस मोटर इज टेकिंग एक्टिव रिएक्टिव पावर, देन इन दैट केस हाउ विल बी द नेचर ऑफ द फेजर डायग्राम एंड हाउ विल बी द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द लोड एंड सोर्स, वी विल सप्लाइड बाय द सोर्स नॉट अबाउट लोड। लोड का तो बस डिमांड है, उसको फुलफिल करना। ठीक है, देखिए तो इसके पहले अपन पढ़े थे सिंक्रोनस कंडेंसर। अब लिखिएगा सिंक्रोनस मोटर एज सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर इन सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर बात की जाए तो ऑब्वियसली उसमें एक्टिव पावर पे आने वाले, रिएक्टिव पावर पे आने वाले। सिंक्रोनस कंडेंसर में सिर्फ रिएक्टिव पावर की बात की जा रही थी। ठीक है, तो देखिए मैं दो केसेस बनाता हूँ और इसी टाइप से आप ये केसेस बनाना जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो रहेगा मेरे पास यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसका नाम क्या, सिंक्रोनस मोटर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, ठीक है, या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस यू कैन से। ठीक है, इस टाइप से। तो ये रहेगा आपके पास लोड है। देखिए तो ये जो लोड है, लोड की रिएक्टिव पावर क्या रहेगी आपके पास, एक्टिव रिएक्टिव पावर, ये QL इज इक्वल्स टू PL प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QL। ये पूरी की पूरी कहाँ से आएगी आपके पास, सप्लाई साइड से। तो सप्लाई साइड की देखिए तो टोटल एपरेंट पावर आएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू PS प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QS। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, अगर मैं पावर बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करूँ तो जितनी भी मेरे पास लोड की डिमांड है वो पूरी की पूरी किससे सप्लाई करनी चाहिए, सोर्स साइड से। ठीक है, सो सप्लाई साइड पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, लोड साइड पावर। ठीक है, या सप्लाई साइड, दिस इज सप्लाई इज इक्वल्स टू व्हाट, डिमांड, ऐसा भी बोला तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास PF प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QS इज इक्वल्स टू PL प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QL, इस टाइप से। सो PS इज इक्वल्स टू PL एंड QS इज इक्वल्स टू व्हाट QL। बात समझ में आ गई मैंने क्या बोला। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं सपोज बात करूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फेजर डायग्राम आ जाएगा वो देखिए, फेजर डायग्राम किस टाइप से आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो फेजर डायग्राम आएगा दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज PS इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं डायरेक्टली अभी बात जो कर रहा हूँ ना, ठीक है, सिर्फ मैं PS के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में, PS के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से, और आपको पता रहना चाहिए कि PS इज इक्वल्स टू PL है। ठीक है, ये बन जाएगा क्या, QS, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये मेरे पास जो बनेगा अभी, ठीक है, तो ये बनेगा तो क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट SS बनेगा। क्या बनेगा, SS बनेगा। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा दैट विल बी नथिंग बट ∅1। क्या बनेगा आपके पास, ∅1 बनेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टिव पावर आएगी ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, QS को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं PS tan phi। क्या लिख सकते हैं, PS tan phi, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप चाहे तो उसको क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसको अगर इसको केस 1 बोल रहे हो, ठीक है, इसको भी केस 1 बोल दीजिएगा आप, केस 1, क्योंकि जब अपन सिंक्रोनस मोटर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो केस 2 बन जाएगा अलग। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, Q1 इज इक्वल्स टू P1 tan phi1। ये P1 Q1 और phi1 ये इंडिकेट कर रहा है कि केस 1 के पैरामीटर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए क्या होने वाला है। सेकंड केस में अपन ये करेंगे कि ये सेकंड केस के लिए, ठीक है, दिस इज लोड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंक्रोनस मोटर को इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि लोड की डिमांड क्या है आपके पास, लोड की जो डिमांड है दिस इज PL प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QL, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट SL, इस टाइप से। सो दिस इज सिंक्रोनस मोटर की जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिंक्रोनस मोटर। और ये जो मोटर की डिमांड है SM, दिस इज इक्वल्स टू PSM प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QSM, इस टाइप से मोटर की डिमांड है। ठीक है, अब यहाँ से जो पावर आएगी आपके पास, वो पावर देखिए कितनी आने वाली है सोर्स साइड से, दिस इज इक्वल्स टू सप्लाई साइड पावर इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मैं इसको PS बोलता हूँ प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QS। ठीक है, अब ये जो पावर आएगी आपके पास, अभी देखिए ये क्या कर रहा है, ये पावर ले रहा है, क्या कर रहा है, मोटर जो होगी, मोटर अभी लोड की तरह काम कर रही है, पावर ले रही है, लेकिन मैं उसको ऑपरेट कहाँ पे करा रहा हूँ, मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ ओवर एक्साइटेशन कंडीशन पे। कहाँ पे ऑपरेट करा रहा हूँ, ओवर एक्साइटेशन कंडीशन पे। जब मैं उसको ओवर एक्साइटेशन कंडीशन पे ऑपरेट कराऊंगा तो उसका जो रिएक्टिव पावर का नेचर आएगा वो कैसे आएगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर आएगी। रिएक्टिव पावर कैसे आ जाएगी, लीडिंग रिएक्टिव पावर। इसका मतलब क्या, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके पास SS, इसमें जो प्लस का जो साइन मैंने जो दिखाया था SM,
सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेंट पावर इज इक्वल्स टू एक्टिव पावर ऑफ सिंक्रोनस मोटर प्लस जे टाइम्स ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ये प्लस जे इंडिकेट कर रहा है कि लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है, लेकिन मुझे लैगिंग नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, माय सिंक्रोनस मोटर इज टेकिंग लीडिंग रिएक्टिव पावर, क्योंकि मैं उसको कहाँ पे ऑपरेट करा रहा हूँ, मैं ऑपरेट करा रहा हूँ उसको लीडिंग पावर फैक्टर पे, मतलब क्या और एक्साइटेशन कंडीशन पे मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूंगा तो देखिए इसमें जो भी कोई सप्लाई साइड जो अभी जो पावर आएगी डेट विल बी व्हाट, पी एस प्लस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस इज इक्वल्स टू एस एस एम प्लस व्हाट एस एल प्लस व्हाट एस एल प्लस एस एल। सेकेंड केस के लिए बात चल रही है, तो इसका आ जाएगा आपके पास पी एस एम माइनस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस एम प्लस व्हाट पी एल प्लस जे टाइम्स ऑफ व्हाट क्यू एल। ठीक है, तो एक्टिव रिएक्टिव पावर मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर मैं सेपरेट करूँ तो दिस विल बिकम पी एस एम प्लस पी एल प्लस जे टाइम्स ऑफ क्यू एल माइनस व्हाट क्यू एस एल। बात समझ में आ गई बेटा आपको? ठीक है, तो ये आएगा आपके पास क्या, पी एस प्लस जे टाइम्स ऑफ क्यू एस। ये जो पी एस है ना, अब मैं इसको सेकंड नाम दे रहा हूँ, पी टू बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि ये केस 2 बन जाएगा आपके पास। क्या बन जाएगा? ये केस 2 बन जाएगा। ठीक है, आप उसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, केस 2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, इस टाइप से। तो देखिए पी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी पी एस जो होगा, मैं इसको 2 नाम दे रहा हूँ, पी टू इज इक्वल्स टू पी एस एम प्लस पी एल प्लस व्हाट पी एल, एंड जो क्यू एस का वैल्यू आ जाएगा, क्यू एस इज इक्वल्स टू व्हाट क्यू एल माइनस व्हाट क्यू एल। इससे ही आपको क्या पता चला, क्यू एम नहीं बोलता हूँ मैं इसको, क्यू एस एम। ठीक है, ये सही है, क्यू एस एम बोलता हूँ ना, सिंक्रोनस मोटर का रिएक्टिव पावर। इस टाइप से इसका मतलब क्या, रिएक्टिव पावर देखिए अभी जो सप्लाई साइड से आ रही है ना, वो कितना, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू एल माइनस व्हाट क्यू एस एम, उसमें से रिएक्टिव पावर कम होगी। लेकिन अभी जो एक्टिव पावर है ना, एक्टिव पावर एज इट इज इसके पहले जैसी थी वैसे अब बढ़ गई है एक्टिव पावर। देखिए कैसे भाई, ये पी टू इज इक्वल्स टू व्हाट पी एस एम इज इक्वल्स टू व्हाट पी एल, इसके पहले क्या था, पी एस इज इक्वल्स टू ओनली पी एल, मतलब क्या उसमें और एक्टिव पावर ऐड करनी पड़ेगी। उसमें देखिए एक्टिव पावर आप कैसे ऐड करोगे, ये था, इसमें और एक्टिव पावर ऐड कर दीजिएगा। एक्टिव कंपोनेंट ऐड होते हैं आपको पता है, ये पी एस, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो इतना जो पार्ट है आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट पी एस एम। ठीक है, और इसको जो टोटल जो पार्ट बनेगा, जो टोटल पार्ट बनेगा आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी पी एस प्लस पी एस। ठीक है, प्लस व्हाट, या पी एस की जगह पे मैं इसको P1 बोल देता हूँ, ज़्यादा करेक्ट रहेगा आपको समझने के लिए, प्लस व्हाट पी एस एम, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट P2, क्योंकि आपने PL को क्या नाम दिया था, देखिए PL इज इक्वल्स टू PS, और PS को आपने क्या नाम दिया था, PS को आपने नाम दिया था P1। ठीक है, इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे भी उसको P1 नाम दे देता हूँ, मतलब 2 केसेस के लिए समझ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, ये और ये क्या बन जाएगा आपके पास S1, ये क्या बन जाएगा S1। बात समझ में आ गई, अभी पूरा का पूरा समझ में आ गया। और ये जो मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था किसके लिए, केस 1 के करस्पॉन्डिंग बात करी थी। अब देखिए सेकंड केस के लिए जब मैं बात करूंगा तो मुझे पता चला कि भाई मेरा तो एक्टिव पावर था वो तो बढ़ गया, तो देखिए एक्टिव पावर बढ़ने की वजह से जो टोटल एक्टिव पावर आएगी मेरे पास, अभी ये क्या बन जाएगी, P2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, P2 बन जाएगी। बात समझ में आ गई। और रिएक्टिव पावर देखिए उसमें क्या है ना कि रिएक्टिव पावर ऐड करनी पड़ेगी, मतलब कि उसमें से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा रिएक्टिव पावर। अब देखिए मैं क्या करूंगा उसमें ना, मैं उसमें रिएक्टिव पावर जो Q2, मैं इसको Q2 नाम दे दिया। सेकंड टाइम पे जो रिएक्टिव पावर है सेंडिंग साइड से, मैं उसको नाम दे दिया Q2। Q2 इज इक्वल्स टू QL माइनस QSM, QL माइनस व्हाट QSM, इस टाइप से। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको देखिए रिएक्टिव पावर क्या की, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट व्हाट माइनस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि लीडिंग रिएक्टिव पावर है। अगर मैंने लैगिंग रिएक्टिव पावर को अपवर्ड दिखाया तो लीडिंग रिएक्टिव पावर को मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, डाउनवर्ड दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं डाउनवर्ड दिखा रहा हूँ इस साइड के लिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास व्हाट QSM। देखिए इतना नेगेटिव पार्ट है और इतना क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है, नेगेटिव पार्ट कम है, तो दोनों का जब मैं ओवरऑल मतलब रिजल्टेंट लूंगा, दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा तो जो ओवरऑल एडिशन आएगा दैट विल बी व्हाट लैगिंग की ओर आएगा, दैट विल बी व्हाट प्लस Q2 प्लस व्हाट Q2 किसके करस्पॉन्डिंग, सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग, विच इज इक्वल्स टू QL माइनस QS। बात समझ में आ गई। अब देखिए Q2 ये है और P2 आपके पास ये है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मिल जाएगा Q1। मुझे जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा Q1। एक्चुअली लग रहा होगा आपको कि थोड़ा ज़्यादा ये आ गया, थोड़ा एक्चुअली इसको थोड़ा और थोड़ा कम कर देते हो, ये थोड़ा ज़्यादा है ना, ये बन गया Q2 इस टाइप से। तो ये आप देख सकते हो कि ये इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर आप एंगल देखोगे तो एंगल थोड़ा इसका थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, इसका एंगल। ठीक है, इसका एंगल थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। बड़ा करने के लिए आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एंगल इस टाइप से। तो इसका एंगल थोड़ा ये वाला दिखा दीजिएगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा इसका, ये वाला एंगल थोड़ा छोटा आ जाएगा। मतलब क्या φ2 क्या है, φ2 कम है किसके कंपैरिजन में φ1। ये इसके पहले अपन समझे, बस डायग्राम आप अच्छे से एक बार निकाल लीजिएगा। सो φ2 इज लेस देन व्हाट φ1, इस टाइप से है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि cos ऑफ φ2 इज ग्रेटर देन cos ऑफ φ1, बिल्कुल सही है।
क्योंकि अपन कॉस के जो कर्व होता है उस कर्व से भी पता चलता है कि जो जितना लो वैल्यू होगा एंगल का उतना कॉस का वैल्यू ज़्यादा होगा, जीरो पे कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये रहा भाई अपन के पास पावर के लिए, ये रहा अपन के पास क्या पावर, जो फेजर डायग्राम आएगा पावर एंगल का या पावर ट्रायंगल से आप ये समझ सकते हैं सब चीज़ें। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए अगर मैं उसको थोड़ा बात करूँ तो देखिए Q2 का वैल्यू क्या एक्चुअली आपके पास, Q2 इज व्हाट रिएक्टिव पावर इन द सेकंड, रिएक्टिव पावर इन व्हाट सेकंड केस, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू QL माइनस व्हाट QL माइनस QSM। QL को मैं क्या बोला था, QL इज इक्वल्स टू व्हाट QS, और QS को मैं क्या बोला था Q1, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या Q1 माइनस व्हाट QSM, बिल्कुल सही है। एंड दिस इज व्हाट Q2, तो मैं QSM को लिख सकता हूँ क्या QSM इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, बिल्कुल सही है। Q1 को मैंने क्या बोला था Q1 इज इक्वल्स टू P1 tan phi1, तो ये आ जाएगा आपके पास P1 tan of phi1 माइनस P2, Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ P2 tan of phi2, और P2 क्या आपके पास PSM प्लस व्हाट PL, इस टाइप से। तो आपको अगर उसने पूछा रिएक्टिव पावर के बारे में, उसने अगर सपोज अपन को पूछा, क्या पूछा आपके पास जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर ने कितना रिएक्टिव पावर सेंड किया है, तो आप कैसे निकालोगे। देखिए पहले टाइम पे मतलब पहले केस में जो एक्टिव पावर आ रहा था और उसका जो पावर फैक्टर एंगल होगा उसका tan ले लीजिएगा, मतलब कि दिस इज द रिएक्टिव पावर इन द फर्स्ट केस, दिस इज द रिएक्टिव पावर इन द सेकंड केस। मतलब पहले केस का रिएक्टिव पावर और फर्स्ट केस सेकंड केस का रिएक्टिव पावर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज नथिंग बट द रिएक्टिव पावर which will be supplied by your synchronous motor in our system। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंपली अगर बात बोलूं तो देखिए जो रिएक्टिव पावर which will be sent by synchronous motor is going to be the difference of reactive power in the first case minus reactive power in the second case। बात याद में रखना, ठीक है। उसके बाद Q1 का जो वैल्यू होगा that is nothing but what P1 tan of phi1 माइनस P2 tan of what phi2। ये आपके लिए डायरेक्ट जनरलाइज फॉर्मूला है, एक इसके लिए आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। बेटा बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज नथिंग बट व्हाट QSM, दिस इज नथिंग बट व्हाट QSM, ये आप अच्छे से उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और बात बन सकती है क्या, P1 और P2 दोनों सेम कब हो सकते हैं, P1 इज इक्वल्स टू P2 कब होंगे, तब होंगे जब आपके पास P2 का वैल्यू क्या है, P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, P2 इज इक्वल्स टू PSM प्लस व्हाट PL, या यू कैन कॉल इट ऑल्सो व्हाट PSM प्लस व्हाट P1, इस टाइप से है। जब PSM का वैल्यू 0 हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल्स टू P2, P1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट P1 विल बी इक्वल्स टू P2, P2 इक्वल्स टू P1, इस टाइप से हो जाएगा। अब PSM 0 कब होगा, जब आप उसको एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह जब आप उसको ऑपरेट करा रहे हैं, मतलब कि एट जीरो मैकेनिकल लोड पे जब आप उसको ऑपरेट करा रहे हो तब के लिए चलेगा। जब मैंने इंडक्शन मोटर के बारे में समझाया तो इंडक्शन मोटर के केस में मैंने आपको बताया था कि जब आप उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करते हो तो एदर यू कैन यूज अ सिंक्रोनस मोटर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर, लेकिन मैंने उसके केस में आपको इसके लिए सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ाया नहीं था, क्योंकि मैं सिंक्रोनस मोटर आपको पढ़ाया नहीं, तो इंडक्शन के बारे में इंडक्शन के टाइम पे मैं सिर्फ कैपेसिटर के साथ आपको सब कुछ पढ़ाया था, कैपेसिटर को यूज करके। तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर डज नॉट टेक द एक्टिव पावर, इट टेक्स ओनली रिएक्टिव पावर। तो इसकी वजह से क्या था उसमें फर्स्ट केस के लिए भी तो एज इट इज जितना एक्टिव पावर था उतना ही था, सेकंड केस के लिए लेता ही नहीं, तो मतलब क्या उसका वैल्यू कैसा था 0। तो इसके लिए उसके केस में जो आपके पास जो फॉर्मूला आया था रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर QC, उसको अपने लिखा था कि P1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में tan of phi1 माइनस व्हाट tan of phi2, इस स्टेप से लिखे थे। क्या लिखे थे, tan of phi1 माइनस व्हाट tan of phi2, इस स्टेप से लिखे थे। एंड दिस वाज द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द कैपेसिटर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके लिए अपन जाते हैं सिंक्रोनस मोटर के लिए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में और भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं। कैपेसिटर क्या है, एक स्टैटिक एलिमेंट है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। सिंक्रोनस मोटर में आप एक्साइटेशन चेंज करके अपना एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर जिस टाइप का पावर फैक्टर चाहिए उस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उसको दोनों प्रॉपर्टीज आप दिखा सकते हैं सिंक्रोनस मोटर को यूज करके। आइदर यू कैन यूज योर सिंक्रोनस मोटर टू ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर, टू ऑपरेट एट व्हाट लीडिंग पावर फैक्टर। अगर लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया तो उसको कम करना है, तो आपको क्या कीजिएगा, आप सिंक्रोनस मोटर को इस तरीके से कीजिएगा कि वो क्या करे, लीडिंग को कम करने के लिए लैगिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर लैगिंग ज्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए लीडिंग की जरूरत पड़ेगी। देख सकते हो आपकी यहाँ पे लैगिंग बहुत ज्यादा था, तो उसको कम करने के लिए मैंने लीडिंग यूज किया, तो उसको यूज करने के लिए ए लैगिंग माइनस दिस लीडिंग, तो ये आ गया ओवरऑल इतना लैगिंग पे आ गया। मतलब क्या, जो ज्यादा है उसके अपोजिट बिहेवियर का उसमें डाल दीजिएगा, प्लस बहुत है उसमें माइनस डाल दीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। सेम बस यहाँ पे अपन को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे ना आपके ऊपर, वो डायरेक्टली क्या बोलेगा, सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर का इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है मैकेनिकल होता है, ऑब्वियस से मैकेनिकल होगा भाई, इलेक्ट्रिकल होगा, जनरेटर का मैकेनिकल होता है प्राइम मूवर, ठीक है। तो जो सिंक्रोनस मोटर है उसका इनपुट होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल, तो आपको जो भी कुछ मेंशन कर देगा ना, और पावर अगर उसने मेंशन किया कि दिस इज द रेटिंग ऑफ द मोटर, मैंने तो बोला था जो भी रेटिंग देगा दैट इज आउटपुट पावर की रेटिंग देगा। सपोज अगर मैं बात करूं कि सिंक्रोनस मोटर का रेटिंग दिया उसने, सिंक्रोनस मोटर का सपोज अगर उसने रेटिंग दे दिया है 40 किलोवाट, 440 वोल्ट, 3 फेज, 4 पोल, 50 हर्ट्ज, synchronous motor is operating at an efficiency of 0.89 या सपोज 89
इज ऑपरेटिंग एट एन एफिशिएंसी ऑफ 89%। तो अपन को क्या करना पड़ेगा ना, जब आप उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करोगे ना, तो आप क्या करने वाले, इसका इनपुट साइड की बात की जाती है, तो इसका इनपुट में जो एक्टिव पावर आ रहा है ना उसकी बात की जाएगी। इसका मतलब कि आप उसकी इनपुट पावर जो लोगे ना, दैट इनपुट पावर में एक्टिव पावर आएगा, रिएक्टिव पावर आएगा, क्योंकि इनपुट तो इलेक्ट्रिकल है ना भाई, तो तुम इनपुट की बात करोगे ना, और इलेक्ट्रिकल पावर की तो बात की जा रही है ना यहाँ पे। मैकेनिकल में रिएक्टिव पावर की बात कहाँ करते हो तुम लोग, करते हो कभी कभी पढ़े हो? बिल्कुल नहीं ना। तो रिएक्टिव पावर कौन सी आएगी, इनपुट साइड के लिए लोगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका इनपुट एक्टिव पावर निकालोगे। सो इनपुट एक्टिव पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पी आउट अपॉन व्हाट, एफिशिएंसी। यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, इनपुट एक्टिव पावर मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको वैसे मेंशन भी कर देगा पावर फैक्टर वगैरह क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल जाएगा, सिंक्रोनस मोटर का रिएक्टिव पावर पता चल जाएगा, क्योंकि एस एम इज इक्वल्स टू पी एस एम मल्टीप्लाई बाय 10⁵ एस एम। तो वहां से आप क्या करोगे, QSM पता कर लोगे आराम से, ठीक है। फिर बाद में पूरा का पूरा कैलकुलेशन वगैरह आप आराम से पता करोगे, आराम से उसको ये कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको ज्यादा याद रखना होगा तो देखिए, मैं तो बोलूंगा नहीं कि आप उसको रटो ऐसे, ये वाला फॉर्मूला होगा कि जिसके ऊपर आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे। वो पूछेगा कि बिफोर इंप्रूविंग, देखिए पावर फैक्टर जब इंप्रूव नहीं किया था तब उसका पावर फैक्टर क्या था, फर्स्ट केस के लिए उसको वो था 5:1, सेकंड केस के लिए पावर फैक्टर क्या बनेगा, 5:2 बनेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, दोनों की रिएक्टिव पावर के बीच का जो डिफरेंस आएगा, दैट इज द रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो पूरा का पूरा अगर सपोज मैं उसको कंक्लूड करके बताऊं तो आपको इसमें क्या याद रखना है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अब जो मैं लिख के दूंगा आपको, ठीक है। देखिए क्या याद रखना है, समरी कह सकते हो आप चाहे तो, इस अभी जो मैं लिख के दूंगा, रिएक्टिव पावर, सॉरी सप्लाई साइड को, मतलब अपन जो सिंक्रोनस जो भी कुछ अपन पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं किसी भी सिस्टम में, तो अपन सप्लाई साइड का पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि रिएक्टिव पावर सप्लाइड बाय द सिंक्रोनस मोटर QSM इज इक्वल्स टू रिएक्टिव पावर बिफोर इंस्टॉलिंग सिंक्रोनस मोटर, मतलब Q1 माइनस रिएक्टिव पावर आफ्टर एम्प्लॉइंग और आफ्टर इंस्टॉलिंग सिंक्रोनस मोटर इनटू द सिस्टम। दोनों के बीच का डिफरेंस अपन को पता है कि Q1 इज रिटन एज P1 tan⁵1 माइनस P2 tan⁵2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू QSM। उसने बोला है कि योर मोटर इज नॉट टेकिंग अ मैकेनिकल लोड, इट मींस योर मोटर इज रनिंग एट 0 पावर फैक्टर लीडिंग, इट मींस दैट योर मोटर इज रनिंग एट व्हाट, ओनली एंड ओनली ओवर एक्साइटेड कंडीशन, और उसका पावर फैक्टर होगा 0 पावर फैक्टर लीडिंग। बात समझ में आ रही है? इट मींस इट इज नॉट टेकिंग एक्टिव पावर, इट इज नॉट टेकिंग और इट इज नॉट रनिंग द मैकेनिकल लोड, इट डज मीन, इट मींस, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, P1 विल बी इक्वल्स टू P2, क्योंकि PSM विल बी व्हाट, 0 इन व्हाट, इन सिंक्रोनस कंडेंसर का वो केस वैसे बोल देगा वहाँ पे कि 0 मैकेनिकल लोड वगैरह ऐसा कुछ बोल देगा आपको, ठीक है, इस टाइप से। सो उस टाइम पे जो आपके पास जो QSM आएगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, P1 इंटू tan⁵1 माइनस व्हाट, tan⁵2। आपको पता रहे कि P1 क्या है, पावर फैक्टर बिफोर इंप्रूविंग दी, दिस इज द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम बिफोर इंस्टॉलिंग सिंक्रोनस मोटर। ∅2 is what? ∅2 is the power factor of the system after installing the what, synchronous motor. Before and after, बस आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। This will be what, reactive power supplied by what, synchronous motor, ठीक है। आपके पास सिंक्रोनस मोटर का कुछ उसने सपोज अगर ये दे दिया है, क्या दे दिया उसने, सिंक्रोनस मोटर इज टेकिंग सम ऑफ द मैकेनिकल लोड, उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में P1 विल बी नॉट इक्वल्स टू व्हाट, P2। तो उसके केस में जो पावर फैक्टर का जो QSM का जो फॉर्मूला बनेगा, दिस विल बी द फॉर्मूला व्हिच विल बी एप्लीकेबल फॉर इट। वो अपन को पूछेगा What is the power factor at which your synchronous motor is running? तो उस केस में क्या करोगे, उसका पावर फैक्टर कैसे निकालोगे सिंक्रोनस मोटर का, उसका जो पावर फैक्टर होगा आपके पास, मैं उसका tan⁵, देखिए ये यूज करके बता रहा हूँ, tan⁵m इज इक्वल्स टू QSM डिवाइडेड बाय व्हाट, PSM। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ QSM अपॉन PSM इज इक्वल्स टू tan⁵m। तो यहाँ से आपको पास 5m पता चल जाएगा, 5m से आप cos ऑफ 5m ले लीजिएगा, वहाँ से आपको सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर पता चल जाएगा। तो इतने आसानी से आप इससे रिलेवेंट जितने भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे, जितने भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, आप उसको आराम से पता कर लोगे, ठीक है। देखिए इसमें एक और बात हो सकती है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप जब अल्टरनेटर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे भी आपने बताया था कि जब आपने अपने अल्टरनेटर को अंडर एक्साइटेशन पर रन कराते और एक्साइटेशन पर रन कराते तो उसमें भी तो पावर फैक्टर इंप्रूव होता था। हाँ भाई बिल्कुल होता था, क्योंकि जब मैं आपको पैरेलल ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि अगर मैं एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे अल्टरनेटर पे देखना उसका कुछ तो इफेक्ट आने वाला होगा। अगर इसका एक्साइटेशन में इंक्रीज कर दिया तो इसकी रिएक्टिव पावर चेंज हो जाएगी और उसकी रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। इसका पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, उसका किस स्टेप से होगा, इसका लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, ये सब बातें मैं वहां पे बताऊंगा। लेकिन तभी पॉसिबल है व्हेन योर अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस। एंड आइसोलेटेड अल्टरनेटर का अगर आप एक्साइटेशन इंप्रूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से पावर फैक्टर चेंज नहीं होता है।
दिस केस इज वेरी डिफरेंट केस. आइसोलेटेड अल्टरनेटर इज वेरी डिफरेंट केस एंड अल्टरनेटर कनेक्टेड टू इन्फाइनाइट बस ये भी डिफरेंट केस है. ठीक है, तो अल्टरनेटर कनेक्टेड टू इन्फाइनाइट बस के केस में अपन कह सकते हो कि बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन यू कैन इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ अदर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर अल्टरनेटर. बात समझ में आ गई. इसको ध्यान में रखना क्योंकि ये डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ओरल प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशंस में. ठीक है, तो इसी के साथ अपन इस लेक्चर की यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे रिलेवेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.